हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है रेनाइड डिजीज। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि इट इज आल्सो कॉल्ड डिजीज, सिंड्रोम और फेनोमेना। तो इन्होंने बताया कि ये जो बीमारी होती है, ये हमारा ये जो डिजीज होती है हमारी सिंड्रोम डिजीज भी बोली जाती है, और ये एक घटना के रूप में मानी जाती है। फिनोमेना यानी कि घटना के रूप में मानी जाती है। इसकी विशेषता क्या होती है? सबसे मेन इसकी जो सबसे मेन जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो देखी जाती है इसमें होती है, जैसे वासोस्पाज्म, यानी कि जो हमारे वेसल्स होती है उनके अंदर स्पाज्म हो जाना और उनका नैरो हो जाना। किनका? ब्लड वेसल्स का, यानी कि जिन वेसल्स के अंदर से ब्लड चलता है, जिन वेसल्स के अंदर से हमारा फ्लो कम ज्यादा होता है ब्लड का, वहां पर स्पाज्म हो जाना। तो स्पाज्म भी एक इसका रीजन रहता है। तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि ये रेयर डिसऑर्डर है हमारा, और ये हमारी आर्टरी इफेक्ट जो होती है रेयरली होती है। मतलब ये जो डिसऑर्डर होता है इसके अंदर आर्टरी जो है वो रेयरली इफेक्टेड होती है हमारी। मोस्ट कॉमन इसमें क्या रहता है, इसमें जो हमारी फिंगर यानी कि उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, और हमारी नाक की जो टिप है, ठीक है, नोज की टिप है या फिर ईयर की टिप है, तो इनके ऊपर कॉमनली ये जो डिसऑर्डर होता है, ये जो डिजीज होती है वो देखी जाती है हमारी। ठीक है, तो रेयर कहाँ होता है? जो हमारी आर्टरीज होती है उनके अंदर जो इफेक्ट होता है वो रेयरली देखा जाता है, बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। बट हमारे जो फिंगर टोस या फिर हमारी जो नोज और ईयर की जो टिप होती है वहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पर ज्यादा देखी जाती है। तो नेक्स्ट हमारे इसमें बताया है इन्होंने डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में भी कुछ ऐसी चीजें बताई हैं। इट इज कंडीशन ऑफ अननोन कॉजेज इन विच द आर्टरीज ऑफ फिंगर एंड अनयूजली रिएक्टिव एंड द इंटरस्पाजम। तो इनका कहना ये है कि ये जो कंडीशन होती है ये अननोन रीजन से भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि कोई कारण इसका ना पता चले, उसके कारण भी ये हमारी हो सकती है। तो आर्टरीज जो हमारी होती है, जो फिंगर और का जो हमारा एरिया होता है उसके अंदर जो स्पाजम होना, तो ये हमारी क्यों होती है? क्योंकि ये हमारी हैंड और जो हमारी जो लेग होती है उनके जो टॉस और फिंगर होती है उनके अंदर हो जाती है, और इसका जो मेन रीजन रहता है वो कोल्ड होता है। तो ठंड के मारे, ठंड की वजह से हमारी इनके अंदर जो ऐठन वगैरह होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वासोस्पाजन भी हो जाता है, एंजियोस्पाजन भी हो जाता है। तो ठंड की वजह से हमारे जो वेसल्स होते हैं उसमें स्पाजम हो जाएगा, और अकड़न वगैरह जिसको ऐठन हम बोलते हैं वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो पता चल गया हमारा कंडीशन का, रेनाइड डिजीज के अंदर कौन सी कंडीशन हमारी रहती है। तो इसमें और में भी दे रखा है, और इन द सेंस की वही डेफिनेशन आप अगर थोड़ा सा इजी करके लिखना चाहें तो इसमें हमारा क्या हो जाता है? वासोप्लास्टिक डिसऑर्डर दैट द बोथ ऑन एन अनयूजुअल सेंसिटिविटी टू कोल्ड इमोशन स्ट्रेस एंड द ऑटोमिनी डिसऑर्डर। तो इसमें जो इसका रीजन बताया है कि भी वासोप्लास्टिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये हो सकता है, यानी कि वेसल्स के अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाना, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठंड की वजह से सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाना, उसकी वजह से भी हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस अगर आपके अंदर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इम्यूनिटी डिसऑर्डर अगर आपको है तो उसकी वजह से भी हमारे रेनाइड डिजीज जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रीजन रहते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेनाइड डिजीज बोला जाता है। तो कॉमनली देखा भी जाती है, ये हमारी जो प्रॉब्लम होती है कॉमन देखी जाती है पेशेंट के अंदर। तो इसमें रीजन रहते हैं हमारे कोल्ड हैंड जो होते हैं उसके अंदर, जैसे कि हमारी की दी हुई है यहाँ पर। और कोज इसमें कौन कौन से रहते हैं? अननोन कारण भी हो सकते हैं भाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है, स्ट्रेस वगैरह ज्यादा बढ़ जाए, धूम्रपान अगर आप ज्यादा कर रहे हो, स्मोकिंग, चोट वगैरह से भी हो सकता है, कैरेटिन मेडिसिन अगर भी ब्लॉकर्स आप ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, केमिकल एक्सपोजर आप ज्यादा ले रहे हो, तो हैंड, तो ये सभी हमारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन होते हैं ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वासोस्पाजम भी कर सकते हैं, ऐठन और अकड़न भी पैदा कर सकते हैं। कोल्ड हैंड में इन्होंने दिया जैसे कोज दी हमारी, ये भी कोज की है कि हाथ जो ठंडे होते हैं उसमें एक्यूपेशनल चीजें हो सकती है, कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है कि हाथ उसके बहुत ज्यादा ठंडे, यानी कि जैसे बर्फ वगैरह का अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें गल जाते हैं हाथ, या केमिकल्स का वर्क कर रहा है तो उसमें हाथ गल जाते हैं। ठीक है, फिब्रोनोजेंस की प्रॉब्लम से भी ऐसा हो सकता है, लूप से हमारी एरिथ्रोमाटिस की वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स की वजह से भी बहुत ज्यादा हो सकता है, दवाइयों की वजह से। ठीक है, और हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, यानी कि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, एरिथ्रोसेक्लेरोसिस, ये सारी डिजीज हम पीछे पड़ चुके हैं, उसकी वजह से भी हमारी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है नर्व सिस्टम के द्वारा, और डिजीज ऑफ अननोन ऑरिजिन, तो और भी कारण हो सकते हैं, और भी बीमारियों की वजह से ये कंडीशन हमारी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें देखेंगे हम कि भाई कोल्ड फिंगर एंड टॉल्स, तो हमारे ठंड की वजह से जो हमारे उंगलियां हैं और जो अंगूठे हैं वो ठंड की वजह से उनको चेक करना आपने। अटैक ऑफ पोलर नमनेस और डिसकंफर्ट इन फिंगर, तो अपनी जो उंगलियां हैं उनको देखना है वो कंफर्टेबल हैं या नहीं है, डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं, नमनेस है उनके अंदर, मतलब किसी प्रकार का महसूस ही नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, तो नमनेस ना होना यानी कि कुछ फील ही ना होना। ठीक है, और पॉलर यानी कि पीली पड़ जाना। तो इस तरीके की अगर चीजें वो भी हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर आप देखेंगे। कलर चेंज आप देखेंगे कि व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया या फिर रेड है, तो तीनों के तीनों कलर आपने चेंज करने टॉस एंड फिंगर के। ठीक है, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर चीजें जो है चेक होंगी। तो नेक्स्ट हमारी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि भाई कहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया एक्सपोज द कोल्ड ऑफ ट्रिगरिंग फैक्टर। तो हमारा जैसे ठंडी है या फिर ट्रिगरिंग फैक्टर का मतलब हो जाता है जो चीजें ट्रिगर करने वाली होती है, अगर ऐसी चीजें एक्सपोज होती है तो क्या बढ़ता है फिर आगे उसमें?
जैसे कि ठंड ही ज्यादा बढ़ जाएगी, या ट्रिगर करने वाली कोई भी चीज हो सकती है, केमिकली भी हो सकती है, बाकी दूसरी चीजें भी हो सकती है, कोल्ड या उनके एक जो वेदर की वजह से ठंड होती है, एक बर्फ की जगह पे या किसी ऐसी जगह पे काम करने की वजह से, तो जो भी हमारे फैक्टर है ट्रिगर करने के, तो वो सारे के सारे जब होते हैं तो उसमें नेक्स्ट हमारा वासोस्पाज्म हो जाता है। स्मॉल आर्टरीज जो होती है फिंगर और टॉस, यानी कि हमारी उंगलियां और जो अंगूठे होते हैं उनके अंदर पाई जाने वाली जो छोटी आर्टरीज होती है उनके अंदर वासोस्पाज्म हो जाता है, यानी कि वैसल्स जो जमना स्टार्ट हो जाती हैं। बिकम पाले तो कैसी बन जाएंगी, वो पीले रंग की बन जाएंगी, और जो ब्लड फ्लो है वो लेस होता चला जाएगा, ब्लड फ्लो उनके अंदर कम होता चला जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो डिस्क्रीज होती चली जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती चली जाएगी। फिर क्या होगा, ड्यूरिंग वार्म अप आर्टरीज डायलेट, और जैसे ही वार्म अप दी जाती है, गर्माहट दी जाती है, तो आर्टरी जो है वो डायलेट हो सकती है, फूल सकती है। ठीक है, तो वार्म अप में हमारी जो आर्टरी है वो डायलेट हो जाती है। फिर उसमें क्या हो जाता है, हमारी इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो कोज इंक्रीज ऑटो सप्लाई, तो जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स फैलेगी, डायलेट होगी, वैसे ही हमारा ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, और कलर भी चेंज हो जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा, ब्राइट रेड हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड फ्लो के अंदर से होना स्टार्ट हो जाएगा। अफेक्टिंग एरिया इज वार्म एंड द थ्रोम्बोमिक पेन, और जो हमारा अफेक्टेड एरिया है उसके अंदर थ्रोम्बोमिन पेन जो है, यानी कि जो दर्द है वो हमारा होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी थी कि भाई किस किस कारण से कहाँ कहाँ तक हमारी कंडीशन कैसे पहुंचती है। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई डायग्नोस्टिक ओवुलेशंस जो है उसके अंदर हमारी कौन सी चीजें आती हैं। तो डायग्नोस्टिक ओवुलेशंस के अंदर सबसे पहले ब्लड टेस्ट ईएसआर जो है ब्लड के अंदर वो चेक कराना है हमने। दूसरा हमारा नॉन वैसिव ब्लड फ्लो टेस्ट दिखाना है। ठीक है, नॉन वैसिव में हो जाता है जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, उसको नॉन वैसिव बोलते हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट कम होती है किसी भी चीज की। तो नॉन वैसिव ब्लड फ्लो टेस्ट कराना हमने, फिजिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, गैंग्रीन और अल्सरनेशन से, और फिंगर टिप्स, तो हमारी फिंगर टिप्स के अंदर जो छाले वगैरह हो जाना वो भी देखना है, और गैंग्रीन होना, गैंग्रीन का मतलब क्या हो जाता है, हमारे टिश्यूज वगैरह को ऑक्सीजन की सप्लाई जब नहीं होती है, टिश्यू डेड हो जाते हैं, तो वो हमारी गैंग्रीन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिजीज हम पीछे भी कर चुके हैं। ठीक है, छाले वगैरह ये सारे के सारे आपने डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर जो है चेक कराने हैं। जब डायग्नोज अच्छे से होगा तभी ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट आ जाती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखें, कैल्शियम जो चैनल्स ब्लॉकर हमारे होते हैं वो देने हैं, जैसे कि इसमें हो जाता है एम्लोडापाइन, ये हमारा जो ड्रग्स है उसका नाम है, और वासोडाइलेटर जो होते हैं वो दिए जाते हैं, क्योंकि वासोस्पाज्म के अंदर ब्लड फ्लो जो कम हो जाता है तो वासोडाइलेटर देने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वासोडाइलेटर जब दिए जाएंगे तभी हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से जाएगा। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से जो हमारे ड्रग्स होते हैं, और एंटी प्लेटलेट एजेंट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट को अच्छे तरीके से कंट्रोल रखने वाले, यानी कि एस्प्रिन होती है जैसे हमारी टैबलेट। ठीक है, तो ये हमारे जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जरी के अंदर क्या दिया जाएगा, इसमें सिम्पैथेटॉमिक्स दिया जाएगा। इसमें सर्जिकल जो है वो क्या करेगी, हमारा सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है उसको डिवीजन यानी कि उसको विभाजित करेंगे दो भागों में। ठीक है, एक सर्जरी ये होती है, दूसरी सर्जरी में क्या करेंगे, ये नर्व सर्जरी की जाती है। इसमें सिम्पैथेटिक नर्व जो होते हैं, जैसे कि हमारा हाथ है, फिट है, उसकी जो ओपनिंग है वो नैरोइंग है, यानी कि उसका खुलने की जगह है, या फिर जो सिकुड़ने की जो जगह है हमारी ब्लड वेसल्स की, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो सिम्पैथेटिक नर्व जो है हमारे हाथ पैरों की ये जो ओपनिंग और नैरोइंग होती है इसमें कंप्लीटली उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और स्किन को कट किया जाता है, किस जगह की स्किन को कट किया जाएगा, जो हमारी इन रैप्चर्स जो स्किन होती है, यानी कि स्किन में कट किया जाता है हमारी नर्व को, जो इन रैप्चर हमारी नर्व होती है, जो कि हमारी क्या करती है, जो हमारी एक्सरेटेड रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, एक्सरेट रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है, जो जरूरत से ज्यादा, यानी कि बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स करने का जो चीजें होती हैं वो हमारा कम हो जाता है। किससे, नर्व को कट करने से जो हमारा ज्यादा रिस्पॉन्स करती है वो हमारी चीजें कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सर्जरी हमारी नर्व सर्जरी बोली जाती है। तो नेक्स्ट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने देखना है कि एक नर्स जो होती है वो मैनेज करेगी, तो वो पेशेंट को किस किस तरीके की चीजें बताएगी। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा आ जाएगा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा एडवाइस देनी है पेशेंट को। एडवाइस में क्या बताना आपने कि भी जो पेशेंट है उसको स्मोक नहीं करना है। ठीक है, कोल्ड इन्वायरमेंट में उसको नहीं जाना है। रेपिड चेंज जो टेम्परेचर है, हमारा स्ट्रेस की चीजें हैं, या फिर हमारा जो टेम्परेचर की जो चीजें हैं उसके साथ ज्यादा चीजें आपने मतलब कि ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर है उसमें। ठीक है, यानी कि एक बार गर्म एक बार ठंडा, तो हमारा रिपीटेड जो चेंज हो जाते हैं टेम्परेचर में, और जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी आपने देखना है। तो ये चीजें, ये एडवाइस आपने पेशेंट को जरूर देनी है, ये चीजें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, तो बार बार इन्वायरमेंट चेंज करना उसके लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है इनकरेज करना है आपने एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज। आपने पेशेंट को बताना है कि एक्सरसाइज करने उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, एक्टिव भी और पैसिव भी। नेक्स्ट आप पेशेंट को बताओगे कि इंडोर वार्म जो एरिया होता है, अगर पॉसिबल है तो आप उस जो अपनी जो पॉसिबल हो सकता है, जो प्लेस है जो आपके घर में ही जो एरिया है उसी में आप वार्म अप कर सकते हैं। ठीक है, अपने हाथों की या हाथों को आर्म पिट में दबाने की, यानी कि गर्म करने की, यानी कि उंगलियों में, यानी कि जो फिंगर होती है वहां पर ब्लड फ्लो अगर कम हो जाता है ठंड की वजह से, तो आर्म पिट में देखा ना, हम अपने आर्म पिट में अपने हाथों को दबाते हैं जब हमें ज्यादा ठंड लगती है। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। ये इंडोर वार्म हो जाती है। रन वार्म भी कर सकते हैं आप अपनी, यानी कि वाटर ओवर फिंगर एंड टॉस। तो आप जो है गुनगुना पानी जो है वो अपने फिंगर और टॉस पर डाल सकते हैं, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, नॉट हॉट।
वार्म्स वार्म्सिंग इन गुनगुना पानी आप अपने फिंगर और टॉस के टिप्स पर डाल सकते हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम है। मसाज कर सकते हैं आप अपने हैंड और फिट की जो है मसाज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें नर्सिंग मैनेजमेंट में होती हैं। ये नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि नर्स को बताना होता है पेशेंट को कि वो किस तरीके से अपनी केयर कर सकता है, और जब तक पेशेंट नर्स के अंडर में है तो वो ये सारी की सारी केयर आपकी करेंगी। तो नर्सिंग डायग्नोस के अंदर क्या देखेंगे आप, इनइफेक्टिव जो हमारी पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन होता है उससे रिलेटेड लैक ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्सट्रीमिटी। तो इसमें तो क्या ही देखना, इसमें डायग्नोज में यही देखना होता है कि भाई हमारा जो टिश्यू परफ्यूजन है उसमें हमारी ब्लड सप्लाई कितनी कम है। उस चीजों का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें पेरिफेरल है, बाहर के एरिया में, ठीक है। टिश्यूज परफ्यूजन जो है पेरिफेरल है, पेरिफेरल बाहर का होता है हमारा एरिया। तो ये सारी की सारी डायग्नोज के अंदर आपने देखनी है। सप्लाई का जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई कमी तो नहीं है सप्लाई होने में। तो आगे देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट इसमें हमारा बताया है एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। तो ये तो सेम ही है, वही बार बार यही लाइनें आती है। तो अपनी जो बेचैनी है डिजीज प्रोसेस से लेकर से रिलेटेड जो हमारी जो बेचैनी है वो भी आपने देखनी है पेशेंट को। और डिफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू सेल्फ केयर एक्टिविटी, तो सेल्फ केयर की जितनी एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड आपने नॉलेज देखनी है, कितना अभाव है, कितना पता है, कितना नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो हमारी डिजीज है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।